तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो जैसा कि मैं ऑफलाइन क्लास में पैर्सस के बारे में बता रहा था, पैर्सस संगठन के बारे में, जिसमें मैंने आगे चल के मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र निकालना सिखा रहा था। तो मैंने बताया था मूलानुपाती या आणविक सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले जो परसेंटेज दिया रहता है, उसमें क्या करते हैं, परमाणु के द्रव्यमान से भाग करते हैं। क्या करते हैं? परमाणु के द्रव्यमान से भाग करते हैं। परमाणु के द्रव्यमान से भाग करते हैं। परमाणु के द्रव्यमान से भाग करने के बाद जो सबसे छोटी संख्या आती है, उन उनसे सभी की आपेक्षिक संख्याओं में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। भाग करने के बाद उन्हें पूर्णांक में बदलने के लिए एक से या या दो से या तीन से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या दिया, कार्बन का 54.2% दे दिया और हाइड्रोजन का कितना दे दिया है, 9.2%। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन का परसेंटेज यदि दिया गया है तो जो शेष बचता है वो किसका परसेंटेज रहता है, ऑक्सीजन का रहता है। यदि किसी क्वेश्चन में भिन्न भिन्न परमाणुओं का परसेंटेज दिया गया हो, जो 100 में से घटाने पर परसेंटेज क्या हो, बच रहा हो, तो जो परसेंटेज बचता है वो किसका रहता है, ऑक्सीजन का रहता है। तो हम लोगों ने देखा क्या कि 54.2% कार्बन का दे दिया है, 9.2% हाइड्रोजन का दे दिया है। शेष कितना परसेंटेज, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज बच रहा है, जो शेष परसेंटेज बच रहा है वो किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। टोटल कितना होता है, 100 में से देखा जाता है ना, तो 100 में से जो बच रहा है किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तो 54.2% हो गया कार्बन का, 9.2% हो गया हाइड्रोजन का, और 36.6% हो गया ऑक्सीजन का। तो मैंने बताया था जो परसेंटेज दिया है उसे क्या करोगे, उसे लिख लोगे। तो देखिए लिख लिया गया। उसके फिर परमाणु द्रव्यमान से क्या कर दिया गया, भाग कर दो। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है ना, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, और हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, भाग दे दिया गया। तो 4.5 टू 9.2, 2.29। तो देखा गया 2.29 क्या सबसे कम है, 2.29 सबसे कम है। तो जो कम रहता है उसे से क्या क्या सब में भाग कर दिया जाता है। तो भाग करने पर यहाँ पर 1 आ गया, और यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। तो कहा गया जो आता है, तो कार्बन का परसेंटेज, तो कार्बन अनुपाते हाइड्रोजन अनुपाते ऑक्सीजन बराबर कितना आ गया, 2:4:1। इसका मतलब है कि यदि 2 कार्बन होगा तो 4 हाइड्रोजन होगा, 4 हाइड्रोजन होगा तो 1 ऑक्सीजन होगा। इसलिए जब इसका जो सूत्र बना, सूत्र बना, मूलानुपाती सूत्र बना, C2H4O बना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो कुछ करना नहीं रहता, जो परसेंटेज दिया रहा है उसमें क्या करोगे, उसके परमाणु द्रव्यमान से भाग कर दोगे। परमाणु द्रव्यमान से भाग करने के बाद जो सबसे छोटी अपेक्षित संख्या आएगी, उसमें सभी सभी संख्याओं में क्या करोगे, सभी अपेक्षित संख्याओं में भाग कर दोगे। भाग करने के बाद पूर्णांक बदलने के लिए 1 से 2 से 3 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। फिर हम लोग देखते हैं जो आज होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया था। देखो होमवर्क में यही वाला को नहीं, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क नहीं था, दूसरा क्वेश्चन है। देखो पी का परमाणु द्रव्यमान कितना दे दिया गया, 12 दे दिया गया। क्यू का परमाणु द्रव्यमान 16 दे दिया गया। पी का परसेंटेज 27.3 है। तो 100 में से क्या करोगे, जब 100 में से 27.3 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, घटाओ देखो कितना आता है। घटाओगे तो आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा 66.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 66.7 ना, 68.7 आएगा। 3 जुड़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 की 0 हासिल 1। नहीं नहीं नहीं, कुछ गलत हो रहा है, 63 दशमलव, नहीं 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 नहीं, 62 दशमलव ना, 62.7 आएगा। तो 62.7 हो जाएगा 70, और 70 20 90, नहीं 72.7, देखिए सही लिखा गया है, मिस्टेक हो गया था ना। 72.7 आ जाएगा। तो 72.7 में जब जोड़ दोगे तो 100 हो जाएगा।
तो P का परसेंटेज कितना 7.3 दिया गया था। तो 100 में से 7.3 को घटा दिया गया तो 72.7 आ गया। तो 72.7 आ गया ना Q का परसेंटेज। क्या कहा गया था, जो परसेंटेज दिया रहे उसमें उसके परमाणु द्रव्यमान से भाग कर दिया जाता है। तो P का परमाणु द्रव्यमान कितना दे दिया गया, 1 मिनट रुकिएगा, रहने दीजिए। P का परमाणु द्रव्यमान कितना दे दिया गया, 12 दे दिया गया ना। तो देखिए 12 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और Q का परमाणु द्रव्यमान 16 दे दिया गया। देखो क्वेश्चन में पढ़ो ध्यान से, P का परमाणु द्रव्यमान 12 है तथा Q का 16 है। तो एटॉमिक वेट कितना दे दिया गया, 12 और उसमें कितना दे दिया गया, 16 दे दिया गया। तो 12 और 16 से क्या कर दिया गया, भाग कर दिया गया। तो जब भाग कर दिया गया तो 2.275 और 4.543 आ गया। तो क्या किया, इसमें सबसे जो छोटी आपेक्षिक संख्या आया, तो इसमें जो सबसे छोटी आपेक्षिक संख्या वो क्या है, 2.275 है। तो 2.275 से क्या कर दिया गया, भाग कर दिया गया। तो 2.275 से भाग कर दिया गया तो 1 आ गया और 2 आ गया। तो P अनुपात Q बराबर आ गया 1:2 आ गया, 1:2 आ गया ना। तो देखिए 1:2 के रूप में लिखा गया है कि अगर P 1 होगा तो Q कितना होगा, 2 होगा। तो कहा गया था मोलानुपाती सूत्र का जो परिभाषा बताया गया था, वो किसी भी रासायनिक सूत्र का सबसे सरलतम सूत्र जो होता है वो क्या होता है, मोलानुपाती सूत्र होता है। और आणविक सूत्र होता क्या होता है, जो किसी भी रासायनिक सूत्र के वास्तविक परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है, वो क्या होता है, आणविक सूत्र होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया, डी आ गया। इसका आंसर डी आ गया ना, डी वाला। आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ए व बी की यौगिक B2A3 बना रहे हैं, B2A3 और B2A बना रहे हैं। इसमें 0.05 मोल B2A2 है बनाते हैं 0.05 मोल B2A3 का भार 9.0 ग्राम है तथा 0.10 मोल B2A का भार 20 ग्राम है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए नीचे देखिएगा, मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार। सबको पता है ना, भार बटा क्या होता है, अणुभार होता है। देखो भार बटा अणुभार होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अणुभार निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। तो 0.05 मोल B2A2 का भार कितना है, 9 ग्राम दे दिया गया ना, इसका मान 9 ग्राम दे दिया गया है। और अणुभार निकालेंगे और मोल क्या करेंगे, नीचे लेकर चले आएंगे। तो 9/0.05, तो क्या आ जाएगा, अणुभार आ जाएगा। देखिए अणुभार यही किया गया, इस दूसरे लाइन में यही किया गया है। तो भार बटे मोल से क्या कर दिया गया, भाग कर दिया गया। तो कितना आ गया, 180 आ गया। क्या आया, अणुभार आया। मतलब जो B के 2 मोल, B2A3 का मतलब क्या है, B का 2 मोल और A का 3 मोल, मतलब 2 मोल B और 3 मोल A मिलकर 180 ग्राम बना रहे हैं, ठीक है। और B2A का मतलब क्या होता है कि 2 मोल B और 1 मोल A मिलकर क्या बना रहे हैं। अब देखो आगे, इसमें भी यही करना है। भार दिया गया 10, भार से मोल में भाग कर दोगे तो क्या जाएगा, अणुभार आ जाएगा। यहाँ पर अणुभार 100 आ गया है। फिर देखिए 2 MB को 3 MA को 2 मोल MB और 3 मोल MA मिलाकर कितना बना रहे हैं, 180 ग्राम बना रहे हैं। देखो पहला इक्वेशन बन गया। और 2 मोल MB और प्लस 1 मोल MA मिलाकर कितना मोल, 2 मोल बना 100 ग्राम बना रहे हैं ना, 100 ग्राम प्रति मोल बना रहे हैं। तो दूसरा इक्वेशन बन गया। जब दूसरा इक्वेशन को भाग कर देंगे तो चिन्ह क्या हो जाए, बदल जाएगा। तो 2m से 2 MB कट जाएगा और 3 MA से 1 MA घट जाएगा, कितना 2 MA आ जाएगा। और 180 में से 100 गया, 80 बच जाएगा। तो MA का मान कितना आ गया, 40 आ गया। जब MA का मान 40 आ गया तो शेष कितना बचा, MA का मान 40 आ गया। तो MA का मान किसी भी इक्वेशन में 40 रख देंगे तो क्या MB का मान भी आ जाएगा। तो MA का मान कितना, 40।
और Nb का मान 30। ये लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अणु भार निकाल लेंगे। मोल बराबर होता है भार बटा अणु भार, अणु भार बराबर होता है भार बटा मोल। यहीं से क्या करेंगे, यहीं से आंसर निकलेगा। आगे चलते हैं। अब देखिए दिया गया है दो ऑक्साइड, एक धातु के दो ऑक्साइड में क्रमशः 50% और 40% धातु है। इसका मतलब क्या, पहली ऑक्साइड में कितना 50% ऑक्सीजन होगा और 60%, दूसरे में 60% होगा। जब 50% धातु है, जब 50% धातु है तो 50% बचा वाला ऑक्सीजन भी बचेगा। जब 40% धातु है तो 60% क्या बचेगा, तो 60% ऑक्सीजन बचेगा। 60% क्या बचेगा, ऑक्सीजन बचेगा। तो हम लोग देख रहे हैं तो इसका इसे जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यम का कितना दे दिया गया, 50% दे दिया गया है। ओ का कितना दे दिया गया, 50% दे दिया गया है ना। तो 50 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 50 ग्राम मेटल लगता है पहले क्वेश्चन में। यदि 50% ऑक्सीजन है तो 50% क्या होगा, मेटल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और मेटल मिलके यौगिक का निर्माण कर रहे हैं ना। दो ऑक्साइड, जो पहला ऑक्साइड है उसमें 50% मेटल है और 50% क्या है, ऑक्सीजन है, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो 50 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 50 ग्राम मेटल है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, 50/50 ग्राम मेटल होगा ना, यही तो होगा। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 50/50 ग्राम मेटल होगा। सही बात है कि नहीं। तो 16 ग्राम के लिए कितना होगा, तो 16 से गुणा कर दोगे। तो 1 ग्राम मेटल के लिए जब 1 ग्राम ऑक्सीजन होगा, 1 ग्राम मेटल के लिए जब 1 ग्राम ऑक्सीजन होगा, तो 16 ग्राम मेटल के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम मेटल होगा ना। तो ये वाला मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि 1 ग्राम, अगर 50 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 50 ग्राम मेटल है तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 1 ग्राम मेटल होगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम मेटल होगा। तो पहला वाला क्लियर हो गया ना कि मेटल का परमाणु भार 16 है, या आप ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या कह सकते हो, 16 कह सकते हो। फिर हम लोग दूसरे में आते हैं कि मेटल क्या है, 40% दे दिया, ऑक्सीजन कितना दे दिया गया, 60% दे दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि 40% यदि मेटल है तो अब परसेंटेज है, देखिए 16 निकल गया ना भार 16, तो जो परसेंटेज दिया है उसके क्या करोगे, परमाणु भार से भाग कर दो। देखो परसेंटेज 40 है, परमाणु भार हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया 16, 16 से क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो 2.5 आ गया। कितना आ गया, 2.5 आ गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, ऑक्सीजन का हमें पता ही है कितना होता है, 16 होता है। तो 60 से क्या करेंगे, 16 में भाग कर देंगे। तो 16 में भाग करोगे 3.75 आ जाएगा। तो जो अपेक्षित संख्या आया है, सबसे छोटी अपेक्षित संख्या से भाग कर दोगे। तो 2.5 में 2.5 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब इसमें भाग करोगे तो आंसर आ जाएगा 1.5, 1.5 आ जाएगा। इसे पूर्णांक में बदलने के लिए 2 से गुणा कर दोगे। जब 1 में 2 से गुणा करोगे 2 हो जाएगा, और 1.5 में 2 से गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा। तो जो मेटल अनुपात ऑक्सीजन का जो अनुपात आएगा वो 2:3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले इक्वेशन से पहला जो दिया गया 50%, यहाँ से हम लोगों ने मेटल का परमाणु भार निकाल लिया। परमाणु भार निकालने के बाद हम लोग मूलानुपाती सूत्र के लिए जो 4 स्टेप पढ़ा था कि परसेंटेज लिखकर उसके नीचे क्या करेंगे, उसके अणु भार या परमाणु भार से, उसके परमाणु भार से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो सबसे छोटी अपेक्षित संख्या आएगी उसमें सभी अपेक्षित संख्याओं में भाग कर देंगे। उसके बाद ये दशमलव में आ रहा है तो उसे पूर्णांक बदलने के लिए 1 2 3 से गुणा करके देख लेंगे। सबसे छोटी संख्या से गुणा करके देखेंगे पूर्णांक बदलने के लिए। अब आगे आते हैं। अब देखिए 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, आपको पता ही है, ये मान आपको पता होगा। का भार 2.5 ग्राम है ना, तो हम लोग ये वाला सूत्र लगा देंगे, मोल वाला सूत्र लगा देंगे। E/4 बराबर W/mW। यहाँ से क्या मॉलिक्यूलर वेट का मान आ जाएगा। तो जो सरल क्वेश्चन उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो 26.7% भाग सल्फर रखती है। इस अणु में सल्फर के 2 परमाणु उपस्थित हैं।
तो इसका आणविक भार क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, 32 होता है, 32 होता है ना। तो 2 है तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जब 64 हो गया तो हम लोग देखते हैं परितः संगठन निकालने के लिए परमाणु का भार, कुल परमाणु का भार बटे कुल द्रव्यमान, कुल भार कितना होता है, और जिस परमाणु का परितः निकालते हैं उसका भार कितना है, तो उसका भार कितना है, 32 दूना 64 है, 64 है ना। और पूरा भार कितना है, पूरा भार ज्ञात करना है। और सल्फर का परसेंटेज 26.7 दे दिया गया है। जब परसेंट निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, इसी पे सूत्र पे रख दोगे तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर आ जाएगा 64 गुणे 100 बटा 26.7। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 239.7। इसे हम लोग 240 लिख सकते हैं। आणविक भार कितना आ गया, 240 आ गया। बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर दिया गया है। बस आपको परिषद संगठन के बारे में जो सूत्र बताया गया था, परिषद संगठन के बारे में जो सूत्र बताया गया था वो आपको याद होना चाहिए। प्रतिशत संगठन बराबर होता है, किसी परमाणु का परिषद संगठन बराबर होता है उस परमाणु का कुल द्रव्यमान बटे कुल आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान मतलब पूरा यौगिक का द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान होगा जब परिषद निकालते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्या दे दिया गया है, 0.34% आयरन दे दिया गया, 0.34% आयरन दे दिया गया है। तो वही लगाते हैं, परिषद संगठन बराबर होता है, परिषद संगठन बराबर क्या होता है, जो परमाणु दिया रहता है उसका द्रव्यमान, मतलब Fe है तो Fe का द्रव्यमान, Fe का भार ना, बटे क्या हो जाएगा, बटे कुल द्रव्यमान, मतलब हीमोग्लोबिन का द्रव्यमान कितना दे दिया गया, चलो अभी लिख लेते हैं। हीमोग्लोबिन का द्रव्यमान गुणे 100। अब परिमाण रख दो, देखो यही था ना फार्मूला अभी जो हम लोग जस्ट देखे हैं। तो 0.34 बटा यही दिया गया था ना। आयरन का परमाणु द्रव्यमान क्या है, तो इसमें आयरन कंफर्म नहीं है कि लोहा कितना है, तो हम लोग मान लेते हैं यक्स है, कितना है यक्स मान लेते हैं, यक्स Fe है। तो यक्स Fe हीमोग्लोबिन का कितना दे दिया गया, 33 दे दिया गया है, 3.3 दे दिया गया, और क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे तो हम लोग देखेंगे, 1 मिनट, हम लोग देखेंगे यक्स Fe बराबर 0.34 गुणे 3.3 बटे 100। कितना आंसर आ जाएगा, देखो कितना आ रहा है। जितना भी आंसर आएगा, 1 मिनट में मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ना, इसमें कैलकुलेटर दिया होगा ना, देखिए कर लेते हैं गुणा हम लोग। कितना, 3.3, साइड में करते हैं गुणा थोड़ा सा, 33 गुणे 34, 11.22 आ गया ना, 11.22। यहाँ पे 100 रहेगा, जो मैंने लिख दिया ना, यहाँ पे क्या है नीचे 100 है, ध्यान दीजिएगा। तो 11.22 आ गया, 11.22, 11.22 बटे 100 आ गया। तो जब करेंगे भाग तो 11.22 आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या करेंगे, अब आगे देखो क्या करेंगे। अब यक्स बराबर 11.22 भागे Fe का द्रव्यमान कितना दिया था, 56 दिया था ना। देखो कुछ किया नहीं, अभी यक्स Fe बराबर लिखा होगा दोनों 2 बस Fe का मान धर के 56 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। जब 56 से भाग करेंगे तब देखो आगे क्या होता है। ज्ञात हम लोग 2 भागे 56, 11.22 भागे 56 बराबर 0.20 कुछ
सही आ रहा है क्या? सही भाग कर रहा है, 1 मिनट करके देख लेते हैं। 11.22 यही था ना? 3 अंक में दशमलव लगाना था ना हम लोगों को, यानी 0.11 करना था। देखो 1 मिनट, 2 अंक पे दशमलव तो 100 से कर दिया था, और इधर वाला दशमलव कहाँ गया? इधर के लिए दशमलव लगाना था। पहले दशमलव क्या, हम लोग 2 था, तो जब 100 कर दिया गया तो 0.11 आ गया ना, 0.112 आ गया, 0.112 आ गया। और जब 56 से भाग करेंगे तो 11 22 को जब 56 से भाग करेंगे, देखिए हम लोग इसका गुणा किए थे तो 3 अंक दशमलव था ना, 0.1 के बाद पॉइंट था। 1 मिनट में आपको अच्छे से फिर से लिख कर दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। मैं नहीं चाहता आपका कुछ भी गलत हो। 1 मिनट, फिर से देखते हैं एक बार हम लोग। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, ठीक है? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फिर से एक बार। तो हम लोगों ने जब 0.34 का 3.33 से भाग किया तो हम लोगों का आंसर आ गया 1.12 आ गया, 22 आ गया था ना, 1.22 आ गया। 100 से हम लोगों ने भाग किया तो आपका आंसर आ गया। सही चल रहे हैं ना? 1 मिनट फिर देख लेता हूँ एक बार। चलो सही चल रहे हैं। तो 1.122 आ गया। जब 100 से भाग किया हम लोगों ने तो हम लोगों का आंसर आ गया 0.01122। तो जब हम लोगों ने यक्स बराबर लिखा, यक्स बराबर लिखा 0.01122/56, तो 0.01122 भागे 56 या तो हम लोगों का आंसर आ गया 0.0000002। यही हम लोग क्या आंसर आ गया। फिर 0.022 आ गया, जब हम लोग इसमें 6.022 इंटू 10⁻20 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 6×2 12 आ जाएगा। तो आप इसका जब सॉल्व करोगे ना, जब इसका n से गुणा करोगे, n से जब गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.21 इंटू 10⁻20। आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब दे दिया गया है एक ए में 8.7% हाइड्रोजन, 74% कार्बन। तो मैं आपसे बोला था अगर परसेंटेज दिया रहा तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या लिख देना है, परसेंटेज लिख देना। तो 8.7 लिख दिया हम लोगों ने। और कितना दिया गया है, 74% दे दिया गया है, 17.3% दे दिया गया। क्या करोगे, परमाणु भार से भाग कर दो आप पैसे निकालने के लिए। देखो भाग कर रहे हैं। ए हाइड्रोजन, तो सी ए में 8.7% हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। देखो 1 से भाग कर दिया हम लोगों ने, 1 से भाग कर दिया ना। अब कार्बन के 12 से भाग कर दो, और कितना नाइट्रोजन का 14 से भाग कर दो। तो भाग करके देखो कितना आ रहा है। तुम लोग भाग करके देखते हैं इसका, तो 8.7 ही आ जाएगा। 74.12 का भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 6.1 आ जाएगा, 6.166 आ जाएगा। हम लोग जब इसका भाग करेंगे 17.3 इंटू 14 भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1.23, 1.23 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 8.7 आ जाएगा।
हम लोग देखेंगे जो सबसे छोटी अपेक्षित संख्या आती है उसमें सभी सभी संख्याओं में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो सबसे छोटी 1.23 है, तो देखो 1.23 से भाग कर दिया हम लोगों ने, 1.23 से भाग कर दिया, 1.23 से भाग कर दिया, तो इसका कितना आ गया, एक आ गया, इसका एक आ गया ना। जब 6.166 में भाग करोगे 1.23 से, तो लगभग कितना आ जाएगा, लगभग 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लगभग 5 आ जाएगा। तो 5.01 आ रहा है, इसे हम लोग 5 लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे 8.3 में जब हम लोग 1.23 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.7। कितना आ जाएगा, 6.7 आ जाएगा। 8.3 नहीं, 8.7 है, हम लोगों ने कुछ थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। 8.7 भागे 1, एक मिनट, 1.23 तो आपका आ जाएगा 7। इसमें कितना आ जाएगा, लगभग 7 आ जाएगा। जो ये कितना था, यहाँ 87 था ना, तो 7 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया। तो हम लोग इसका जो सूत्र आ गया, कितना आ गया, मूलानुपाती सूत्र आ गया, हाइड्रोजन लिख दो, कार्बन लिख दो और ऑक्सीजन लिख दो। जो सूत्र आएगा उसको क्या करते हैं, उसे बेस में लिख देते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन 7 आ गया, कार्बन कितना आ गया, कार्बन आ गया 5, और किसका था, एक मिनट लिख देता हूँ नहीं तो आप लोगों से मिस्टेक हो जाए। ए हाइड्रोजन का निकाला गया था, एक कार्बन का निकाला गया था, और एक नाइट्रोजन का निकाला गया था, नाइट्रोजन का निकाला गया था। नाइट्रोजन का निकाला गया था ना, तो देखिए CH3N। अब इसे हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। कार्बन का कितना आया, 7 आया, 7 आया नहीं 5 आया, कार्बन का 5 आया, हाइड्रोजन का 7 आया, नाइट्रोजन का 1 आया। ये क्या आ गया, मूलानुपाती सूत्र आ गया, मूलानुपाती सूत्र आ गया। अब हम लोग n निकालने के लिए देखते हैं, n बराबर होता है आणविक सूत्र मान और मूलानुपाती सूत्र मान से भाग करें, तो आणविक सूत्र मान कितना दे दिया गया, देखो 160 दे दिया गया ना, 160 भागे इसका कितना होगा, 12 पंचे 60, इसका जोड़ लो, यहीं ऊपर जोड़ लेते हैं, 60 प्लस 7 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 7 प्लस 14, क्योंकि कार्बन का 12 होता है तो 12 पंचे 60, 60 हो गया, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 7 होता है, नाइट्रोजन कितना होता है 14, 14 81, कितना आ गया 81। तो 81 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो सही चल रहा ना, 81 से भाग करेंगे तो n का मान लगभग 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लगभग 2 आ जाएगा। तो आणविक सूत्र जो आया इसमें क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो, क्या करना है, 2 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम लोग 2 से गुणा कर लेते हैं। जब गुणे 2 कर दोगे तो कार्बन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब कहाँ लिखूं, ऊपर लिख देता हूँ, कार्बन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और नाइट्रोजन हो जाएगा 2। देखिए किसी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन सही हो गया आपका। अब देखिए जो नया टॉपिक संतुलित समीकरण का है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, ठीक है, संतुलित समीकरण वाला। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आ गया है, आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा आपको और किस तरीका का वीडियो चाहिए, ठीक है। और एक प्यारा प्यारा सा क्या भेज देंगे, हार्ट भेज देंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग वीडियो के लास्ट तक टिके रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।